कविता। और गाइस आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपना मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर और उसमें उसका टॉपिक फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, यानी कि मार्केटिंग के क्या काम है। इससे पहले गाइस हमने मार्केटिंग का मीनिंग सीखा था कि मार्केटिंग आखिर होती क्या है। आज के इस वीडियो में मार्केटिंग में क्या क्या काम होते हैं वो सीखने वाले हैं। सो बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस, ये मार्केटिंग आपके आसपास हर जगह हो रही होती है, बस इसे हमें ध्यान देना है कि ये काम अच्छा मार्केटिंग का है, हमें तो पता ही नहीं था। तो वही चीज़ सीखनी है कि मार्केटिंग में टोटल 12 काम होते हैं। क्या आपको पता है 12 काम होते हैं? कौन कौन से 12 काम होते हैं? मैंने आपको क्या बताया था गाइस कि जब मार्केट में प्रोडक्ट आता भी नहीं है, एक कंज्यूमर की सोच को पहचान लेना कि इसको इस चीज़ की ज़रूरत है से लेकर उसके कस्टमर सर्विस तक, उसको यानी कि आफ्टर सेल सर्विस तक देने का काम मार्केटिंग का, यानी कि जब प्रोडक्ट के 0 से लेके 100 तक का काम जो है वो मार्केटिंग का है। यानी कि प्रोडक्ट बना भी नहीं लेकिन उसके बारे में सोच लेना भी क्या है गाइस, मार्केटिंग है। सो मार्केटिंग के बहुत सारे काम हैं जो कि टोटल हमने 12 देखे हैं अपनी बुक में। अब उनको समझते हैं, 12 देखे नहीं है बुक में, 12 हैं, लेकिन हमें ये अच्छी तरीके से आने बहुत ज़रूरी है गाइस। देखो सबसे पहले हम मार्केटिंग में क्या करते हैं, लोगों के दिमाग को पढ़ते हैं, दैट इज गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। हम मार्केट में जाकर देखते हैं कि हमारी कौन सी टारगेट मार्केट है, हम किस पर्सन की नीड को जस्टिफाई करना चाहते हैं, किस पर्सन की नीड को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम मार्केट में एनालाइज करते हैं कि आज के टाइम में देखो, जैसे सपोज करो आज के टाइम में मोमोज सबसे ज़्यादा बिकते हैं, दिल्ली में तो सबसे ज़्यादा मोमोज की मार्केट है। तो लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा देखते हैं कि यार ये चीज़ बिक रही है, चलो इसी का काम खोल लेते हैं, राइट। सो गैदरिंग करना मार्केट इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आप स्वॉट एनालिसिस करते हो गाइस। स्वॉट कभी पढ़ा है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कंपनी अपनी देखती है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, अच्छा पैसा बहुत है, दुकान खरीद सकता हूँ। स्ट्रेंथ, उसके बाद वीकनेस क्या देखती है कि वीकनेस क्या है कि मेरे पास लिमिटेड एरिया है, मेरे को अभी और एरियाज में मैं नहीं जा सकता। अपॉर्चुनिटी क्या है कि भाई मोमोज का काम खोल सकते हैं। थ्रेट क्या है कि और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। सो यहाँ पर आपने क्या किया, स्वॉट एनालिसिस करा, स्ट्रेंथ देखी, अपॉर्चुनिटी देखी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो आप इन 4 चीज़ों पर फोकस करके मार्केट को स्टडी करते हो, ठीक है। लास्ट जो मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको लास्ट क्लास में, उसमें मैंने एग्जाम्पल दिया था कि आप एनालाइज करते हो कि एक मोहन है और वो गंजा है, तो उसके बाल झड़ रहे हैं, गंजा नहीं है एक्चुअल में, उसके बाल झड़ रहे हैं जो कि हमारे नॉर्मली झड़ते हैं। तो हम उसके लिए तेल बनाना चाहते हैं, हम एक ऐसा तेल बनाना चाहते हैं जो जड़ी बूटियों से वाला है और उसमें हमारे बाल टूटने कम हो जाएंगे। सो दैट इज़ हमने एनालाइज करी अपनी मार्केट। उसके बाद मार्केट प्लानिंग करनी है। अब हम मार्केट में प्लान लेके आते हैं अपना कि भाई हम इस अपने टारगेट को कैसे पूरा कर सकते हैं। लाइक अगर मेरे को है कि भाई मुझे तेल बनाना है एक ऐसा जो कि बाल झड़ना रोक दे, तो हम उसके लिए प्लान बनाएंगे। प्लान कैसा बना सकते हैं कि भाई उसमें कौन कौन सी जड़ी बूटी आने वाली है, कहाँ से आने वाली है, हम अपनी चीज़ों को कहाँ बेचेंगे, हमारी कौन सी मार्केट रहेगी। तो फुल फ्लेज प्लान बनाया जाता है जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने में कंपनी की हेल्प करता है। सो आपने मार्केट इन्फॉर्मेशन गैदर करी, फिर आपने उसके अगेंस्ट प्लान्स बनाए, हाउ टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव, आप मार्केट में क्यों आ रहे हो, तो वो चीज़ आप इधर जस्टिफाई करते हो। थर्ड, फिर आप अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हो और डेवलप करते हो। आप अपना प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग आज के टाइम में गाइस, और उसे बनाना सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीज़न है। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग डिज़ाइन देखकर चीज़ों को खरीदते हैं। आज की डेट में मैं अगर आपको बोलूँ, आपके घर में जितना सामान होता है सब आप क्या देखकर लेके आते हो, उसका डिज़ाइन। फ्रिज से लेकर आपकी अलमीरा, आपकी टेबल, आपका सोफ़ा, सब कुछ डिज़ाइन पर बेस्ड होता है। सो डिज़ाइन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग या मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मार्केटिंग। अगर आपने मार्केटिंग में प्रोडक्ट ऐसे सिंपल रख दिया, अब अगर मैं बालों का तेल लेके आ रही हूँ और उसमें मैंने डिज़ाइन बड़ा बोरिंग सा पुराने ज़माने का रख दिया, तो कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन उसको किस तरीके से इन्हेंस करना है, सो वो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में आता है। सो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मार्केटिंग, जिसमें हम एक्चुअल में प्रोडक्ट की डिज़ाइन देखते हैं। अब आप बाइक का डिज़ाइन देखकर खरीदते हो, कार का डिज़ाइन देख कर खरीदते हो, यार ये देखो कार कितनी अच्छी लग रही है तो ये खरीद ले, तो ये चीज़ मैटर करती है। उसके बाद आता है गाइस स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन के लिए गाइस मैंने लिखा है प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन। ये क्यों? क्योंकि स्टैंडर्डाइज का मतलब ही आपके स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं कि आपने जो चीज़ बोली है वही आप हर एक प्रोडक्ट में दे रहे हो, यानी कि इसमें कम है, उसमें ज़्यादा, इसमें टेढ़ा है, इसमें वैसा है। नो, स्टैंडर्ड्स, यू हैव टू क्रिएट अ स्टैंडर्ड। अगर आप कभी किसी ब्रांड के शूज़ खरीदते हो तो आपने देखा होगा
कि आप कहते हो यार ये तो स्टैंडर्ड है, यानी कि स्टैंडर्ड इंसान वो शूज़ खरीद के अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर लेते हैं। वाई? क्योंकि जो क्वालिटी आपको शूज़ में प्रोवाइड हो रही है वो उस कंपनी के हर एक शूज़ में प्रोवाइड हो रही है। सो स्टैंडर्ड मीन्स जो आपके प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन है कि हमारे प्रोडक्ट में ये होने वाला है, तो वही हर प्रोडक्ट में होगा, आपके वही हर चीज़ में होगा। ये नहीं कि पहले में कम, दूसरे में ज़्यादा, तीसरे में उससे कम, वो चीज़ नहीं। सो आपके प्रोडक्ट स्टैंडर्ड वाले होने चाहिए, एक स्पेसिफिकेशन के होने चाहिए कि ये क्वालिटी तो हर किसी में पाई जानी चाहिए। उसके बाद आता है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग होता है गाइस, जैसे कि ग्रेड हम देते हैं कि भाई ये आप कह सकते हो कि जैसे 110 सीसी की बाइक होती है, 350 सीसी की बाइक होती है, तो वो क्या है? ग्रेडिंग। आपने अपने प्रोडक्ट में ग्रेडिंग डाल दी। लाइक मैं अगर ऑयल की बात करूं तो भाई एक कम, जिनके बहुत सीवियर बाल झड़ते हैं उनके लिए हो गया, एक जिनके कम झड़ते हैं उनके लिए, तो आप इधर ग्रेडिंग भी देते हो। तो उसके बाद पैकेजिंग एंड लेबलिंग। जैसे गाइस आपने प्रोडक्ट डेवलप करा, उसके बाद उसके स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए, ग्रेडिंग भी ले आए कि भाई ये 2 क्वालिटी में हमारा प्रोडक्ट होने वाला है। उसके बाद पैकेजिंग और लेबलिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो सारे ही है, बट पैकेजिंग क्या है कि आप उसको किस टाइप के पैकेज में लेके आ रहे हो। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देती हूँ कि जब आप दिवाली पे गिफ्ट बैग खरीदने जाते हो तो जो सबसे छोटा लगता है आप नहीं खरीदते, आप खरीदते हो जो कम रेट का हो और बड़ा हो। राइट ना? सही कह रही हो ना? जो कम रेट का हो और बड़ा प्रोडक्ट हो हम वो खरीदते। तो हम वहाँ पे क्या देखते हैं गाइस? पैकेजिंग। सो पैकेजिंग जो है आपके प्रोडक्ट को बिकवाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड उसके बाद आता है लेबलिंग। लेबलिंग क्या होता है? जिसमें पूरी स्पेसिफिकेशन लिखी होती है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, किन चीज़ों से बना है, और लेबलिंग का कलर से लेके हर चीज़ आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफिकेशन में कितनी हेल्प करती है। लाइक अगर आप आज की डेट में डेयरी मिल्क का रैपर देखोगे तो आप पर्पल कलर का पहचान के, अगर वो फटा हुआ रैपर भी रखा है ना, आप रिकॉग्नाइज कर लोगे अरे ये तो डेयरी मिल्क का रैपर है। राइट ना? सो पैकेजिंग एंड लेबलिंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिसके लिए हम मार्केटिंग टीम को एक्चुअल में रखते हैं कि आपके ये काम है, तो वो पैकेजिंग एंड लेबलिंग का काम करते हैं। उसके बाद ब्रांडिंग। ब्रांड क्या होता है गाइस? मार्केट में अपना ब्रांड नेम बना देना। एक होता है जेनरिक नेम कि भाई अगर पेन है तो मीन्स पेन। एक होता है जैसे कि हमारा रेनॉल्ड्स का पेन, हमारा सेलो का पेन। सो यही क्या है गाइस? ये आप अपने प्रोडक्ट का ब्रांड नेम, पार्कर का पेन, और इससे भी बहुत कॉस्टली पेन आते हैं, है ना? तो ब्रांड नेम आप क्रिएट करते हो ताकि लोग आपको दूसरे प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट कर सके कि भाई ये तो ब्रांडेड है, ये पेन तो ब्रांडेड है। सो ब्रांड नेम क्रिएट कर देना भी आपके प्रोडक्ट को बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है आपके प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि वो दूसरे प्रोडक्ट से आपको अलग करता है। सो ब्रांडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ये सारे इंपॉर्टेंट है गाइस, जैसे ब्रांडिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा आप लोग ब्रांड के पीछे भागते हो। एप्पल का आईफोन के पीछे भागते हैं ना, क्या है? यूज़ करते हैं हम उसे इतना नहीं, लेकिन ब्रांड एप्पल का है भाई, एप्पल का है। आईफोन 10, आईफोन 11, आईफोन 12, तो हम उसके पीछे भागते हैं। सो दैट इज़ ब्रांड। आप एक ब्रांड वैल्यू के पीछे भागते हो। उसके बाद है प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। सो अब मार्केटिंग का नेक्स्ट काम क्या होगा? जब वो ब्रांडिंग कर देता है कि भाई प्राइस कितना रखना है, क्योंकि आप मार्केटिंग में प्राइस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्राइस बहुत ज़्यादा रख लिया भाई चीज़ें नहीं बिकेंगी, बहुत कम रख लिया तो लोग सोचेंगे बहुत सस्ती क्वालिटी का है। सो इसलिए प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप प्राइस किस ऑब्जेक्टिव के साथ आ रहे हो? अगर आप मार्केट में एज अ ब्रांड लेके आ रहे हो तो आपको जनरली प्राइस हाई रखना होता है। अगर आप पूरा मार्केट कैप्चर करना चाहते हो तो आपको प्राइसेस लो रखना होता है कि भाई चीज़ें सब तक पहुंच सके। ठीक है? सो प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्राइस के मामले में भी हम ये सोचते हैं कि भाई प्राइस सही होना चाहिए, ऐसा ना हो कि लोग हमें हल्के में ले लें। उसके बाद है गाइस प्रमोशन, यानी कि जब आप प्राइस डिसाइड करते हो उसके बाद मार्केटर क्या सोचता है कि भाई अब इस प्रोडक्ट को कैसे हमें लोगों तक पहुंचाना है। सो वो फोकस करते हैं प्रमोशन पर, जिसमें वो डिफरेंट टेक्निक सीखता है। लाइक एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है, क्या हम इसे पर्सनल सेलिंग के थ्रू बेचें, तो ये सारी प्रमोशन की टेक्निक्स हम अभी आगे भी पढ़ेंगे गाइस। तो वो इन सारी टेक्निक्स पर फोकस करते हैं और अपने प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आता है गाइस कि आपका जो प्रोडक्ट है ना, आप उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो। डायरेक्टली कस्टमर को देना चाहते हो, बीच में होलसेलर लाना चाहते हो, रिटेलर लाना चाहते हो, या फिर सिर्फ रिटेलर और फिर उसके बाद कस्टमर। सो ये चेन होती है, ठीक है।
तो ये चेन आप डिसाइड करते हो कि आप कैसे आना चाहते हो मार्केट में। सो कई बार जैसे अभी दूध का काम है, अमूल है मिल्क और आपका मदर डेयरी का मिल्क आता है, इसमें चेन जो है वो नहीं होती। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा चेन होगी भाई प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा। 2 दिन बाद अगर दूध आएगा तो वो तो ख़राब हो जाएगा, उसकी जो डेट है वो निकल चुकी होगी। सो इसलिए अभी अगर टूथपेस्ट है तो मीडिएटर अगर इन्वॉल्व भी है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टूथपेस्ट ख़राब नहीं होने वाला है, मसाले जो हैं वो ख़राब नहीं होंगे, पैक्ड हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम दूध, ब्रेड, इन सब चीज़ों की बात करें तो मीडिएटर कम होने चाहिए, सो दैट कि हमारा प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक डायरेक्टली पहुंच सके। तो सिर्फ रिटेलर तक आ जाता है, रिटेलर से हम जनरली जल्दी जल्दी दूध जाके मार्केट में खरीद लेते हैं, ब्रेड खरीद लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये अगर लंबी चेन में होगा तो ये ख़राब हो सकता है, राइट। इसके बाद फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है गाइस, देखो ट्रांसपोर्टेशन में पूरा एनालाइज किया जाता है कि आपको अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करना है। अब असम की चाय तो दिल्ली में भी मिलती है ना, तो ये क्या है, किस चीज़ का कमाल है, ट्रांसपोर्टेशन का। चेन्नई से मसाले दिल्ली में भी आते हैं ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। तो यहाँ पे मार्केटर क्या कहता है कि वो ट्रांसपोर्टेशन को फोकस करते हैं कि किस तरीके से मैं अपने प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करके हर स्टेट में, इवन अगर वो आउट ऑफ इंडिया भी प्रोवाइड करना चाहता है सो कैसे प्रोवाइड कर सकता हूँ। सो वो ट्रांसपोर्टेशन पर फोकस करता है, उसके सारे एनालाइज करता है कि कैसे वो अपनी मार्केट में रीच कर सके, पहुँच सके। उसके बाद स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है गाइस। स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, आपको अपने प्रोडक्ट को स्टोर करके रखना पड़ता है, वेयर हाउस करना पड़ता है। वेयर हाउस पता है ना, जहाँ पे गोडाउन होते हैं, जहाँ पे सामान को रखा जाता है। सो आपको स्टोरेज रखनी पड़ती है। क्यों? ताकि अगर कस्टमर को आपके कभी भी सामान की ज़रूरत हो तो आप ये नहीं कि भाई चेन्नई से आएगा 1 महीने बाद हम आपको तब देंगे, तो भाई आपका कस्टमर तो कहीं और से ले लेगा, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए आपको स्टोरेज और वेयर हाउसिंग भी अदर स्टेट्स में अपनी बनानी पड़ेगी, है ना, ताकि आपका सामान जो है स्टोर हो सके। कई जगहों पर आपका सीजनल प्रोडक्ट होता है, लाइक इस समय पर अगर मैं बात करूँ लाइक जैसे रेन कोट्स वगैरह है, तो जब रेनी सीजन आता है तो वो तब उसे मैन्युफैक्चर नहीं करते, वो अब करके उसे रख लेते हैं। सो उसके लिए हमें क्या चाहिए, स्टोरेज एंड वेयर हाउसेज। सो उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। उसके बाद आपको पता चल गया आपका मार्केट में प्रमोशन के थ्रू आने वाला है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आप किस तरीके से करने वाले हो, आप ट्रांसपोर्टेशन के कौन से साधन यूज़ करने वाले हो, फिर स्टोरेज कहाँ कहाँ होने वाली है। उसके बाद लास्ट का कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, जिसके लिए मार्केटिंग करी जाती है। मार्केटिंग क्यों करी जाती है? ताकि हमारा कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके, जो कि मार्केटिंग का मेन एम होता है। सो वो कैसे पता चलता है हमें? जब हम उसे आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम उससे आफ्टर रिव्यू लेते हैं कि आपको हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, आपको कोई दिक्कत है तो हमें बताइए। सो दैट इज़ द कस्टमर सपोर्ट सर्विस। अगर हम सामान बेचकर निकलते बने तो अगला बंदा दोबारा सामान नहीं खरीदेगा अगर उसे कुछ भी ना पसंद आए, है ना। लेकिन अगर हम उससे यही पूछ लेंगे भैया आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी, आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, तो वो कहेगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई भी है तो हमें बताइए, तो वो आपको बताएगा और आप उसमें फिर अपने प्रोडक्ट में चेंजेस भी कर सकते हो। सो दैट इज़ कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे कि आप वॉशिंग मशीन, एसी लेके आते हो तो उसकी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करी जाती है। इवन आपके बाइक जब आप खरीदते हो तो उसकी भी फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है। सो वो क्या है? वो कस्टमर सपोर्ट सर्विस है। वो अपने जो कस्टमर है उनको बनाए रखने के लिए स्कीम है। सो दैट इज़ दी फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग गाइस, जो कि टोटल 12 फंक्शंस हैं, बट दे आर वेरी इंटरेस्टिंग और ये हमारे आसपास हर जगह पर हो रहे होते हैं। सो आई होप आप लोगों को गाइस ये समझ आए होंगे, और अगर समझ आए हैं और पसंद आई है ये वीडियो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और अपने डाउट आप मेरे से यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।